नमस्कार, आपका 24 न्यूज प्लस के इस शो मैरी टॉक में मैं शिल्पा नेगी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे सभी दर्शक जानते हैं ये शो अपने आप में बेहद खास है क्योंकि इसमें हम बात करते हैं सिर्फ आपके बारे में, यानी कि आपके स्वास्थ्य के बारे में। हेल्थ इज वेल्थ। आप जब तक स्वस्थ रहते हैं आप सब कामों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। लेकिन यही छोटे छोटे स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। इसीलिए हम लेकर आए हैं ये शो जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में। और इसलिए हर बार स्टूडियो में हमारे साथ होते हैं खास विषय के लिए एक खास डॉक्टर। आज हमारे साथ है फिजिशियन डॉक्टर भूषण सिहाती। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। से बात करने से पहले मैं अपने सभी प्यारे दर्शकों को बताना चाहती हूँ 51099951 हमारा फोन नंबर है। आप इस पर कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से सीधे तौर पर बात कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप फिजिशियन हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आपकी और हेल्प कर देते हैं। लू से रिलेटेड, डायरिया, ओबेसिटी, बुखार, जितनी भी तरह की जनरल बीमारियां हैं जो काफी हद तक हमें परेशान करती हैं, दिखने में या सुनने में बेहद छोटी छोटी लगती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन सब के बारे में आप बात कर सकते हैं। आपके जहन में कोई समस्या है, कोई कंफ्यूजन है, या फिर आप सीधे तौर पर कोई सजेशन चाहते हैं तो बेहिचक फोन उठाइए, कॉल करिए 51099951 पर। हमें आपका कॉल का इंतजार रहेगा और जब तक आप कॉल करते हैं हम डॉक्टर साहब से मुखातिब होते हैं। एक बार फिर से स्टूडियो में वार्मली वेलकम है आपका। धन्यवाद। आज हम बात करने वाले उन बीमारियों के बारे में जो सुनने में बेहद छोटी छोटी हैं लेकिन हमारे पूरे रूटीन को डिस्टर्ब कर देती हैं। जैसे बुखार है, अगर थोड़ा सा भी बुखार आता है पूरी बॉडी टूट जाती है, हाथ पैरों में दर्द होता है। जनरल बुखार आने के क्या क्या रीजंस होते हैं? क्या सर्द गर्म की वजह से या फिर किसी और वजह से, बॉडी डिसबैलेंस होने की वजह से? बुखार के करीब सारे कारणों में मेजॉरिटी इन्फेक्शन होते हैं। ओके। या तो वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सांस रिलेटेड इन्फेक्शन है, पेट के इन्फेक्शन है, साइनस के इन्फेक्शन है। कहीं भी इन्फेक्शन का बॉडी का रिएक्शन बुखार की तरह से होता है। ओके। और इसी की वजह से रहते हैं बुखार। और क्योंकि सिर्फ एक बुखार छोटी सी चीज जिसे अगर समय से संभाल लिया जाए तो 3 दिन का बुखार कुछ बड़ी चीज नहीं होती, और यही बुखार अगर 10 दिन का बुखार है तो बड़ी चीज हो जाती है। बिल्कुल सही। तो हमें भी कई बार एज मेडिकल एक्सपर्ट्स बुखार ही बड़े तकलीफ देता है, बड़े दुख देता है। अगर बुखार वही 10 दिन का, 15 दिन का बुखार है तो बड़ा तकलीफ वाली चीज हो जाती है। वही गौर करने वाली बात है कि छोटी सी चीज है लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो फिर ये बढ़ के आगे बढ़े। अच्छा, हमने ये भी सुना दिमागी बुखार, के दिमाग में बुखार चढ़ गया, वो किस सिचुएशन में होता है सर? वो भी एक इन्फेक्शन ही है। दिमाग में बुखार है तो दिमाग में इन्फेक्शन पहुंचा है। अच्छा। या कभी कभी सिर्फ बुखार जो किसी और कारण से है उसका असर दिमाग में हो रहा है। अच्छा। क्योंकि जब बुखार बहुत तेज हो जाता है तो हमारे शरीर का सारे सिस्टम्स जो 37 डिग्री पे काम करने को बने हैं वो 39 और 40 डिग्री के आसपास जाते जाते उनके सारे सिस्टम्स गड़बड़ होने लगते हैं। हमारी खून की जो नसें होती, बारीक नसें, उनमें से पानी लीक होने शुरू होता है। ओके। और वो जब लीक ब्रेन में होता है तो ब्रेन के सिम्टम्स आते हैं और जिसे हम दिमागी बुखार कहते हैं। ओके। अच्छा, नॉर्मल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ओके। और जो हम टेम्परेचर थर्मामीटर से लेते हैं जिसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें फीवर हो गया है, वो कितना होना चाहिए? 37 से कुछ भी ऊपर है तो बुखार है। ओके। अच्छा, घर पे बुखार आने के बाद मोस्ट ऑफ फर्स्ट एड अगर देना हो बच्चों से लेकर बड़ों तक को, तो क्या फर्स्ट एड दिया जा सकता है कि उस वक्त उनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए या कंट्रोल में आ जाए? बुखार के लिए ठंडे पानी की पट्टियां इकलौता इलाज है जो बिल्कुल सेफ है, यूनिवर्सल है, हर तरह के बुखार में काम करता है। आपके घर में भी काम करता है और मेरे हॉस्पिटल में भी काम करता है। जी जी। लेकिन प्राइमरी इलाज तो सबसे पहले वही है। अच्छा। अगर उससे नहीं होता है तो हम उसके अलावा फिर जो बुखार कम करने की कुछ गोलियां हैं वो देनी होती हैं उसके इलाज। अच्छा, गोलियों की बात से मुझे याद आई कि आजकल हम लोग बड़े ज्यादा ही पढ़े लिखे हो गए हैं। मतलब हम लोग डॉक्टर्स से जाने से पहले ये सोचते हैं कि हम ही सबसे बड़े डॉक्टर हैं। हम लोग ओवर द काउंटर जाकर बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के जनरल दवाइयां खरीद लेते हैं। वो कितनी हद तक सही है? एक क्लियर गवर्नमेंट की तरफ से एक लिस्ट होती है कि ये प्रोडक्ट्स ओवर द काउंटर बेचे जा सकते हैं। ओके। वो अगर आप लेके खरीदते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, आराम से लीजिए, आराम से खाइए, उसके निर्धारित मात्रा में कोई तकलीफ नहीं करेगा। जी जी। लेकिन उसके अलावा की दवाइयां जो हम केमिस्ट से कहते हैं कि एक एंटीबायोटिक भी दे दे और एक दस्तों की दे दे और एक खांसी, वो वहां हम गलती करना शुरू करते हैं। अच्छा। जो ओवर द काउंटर की एक लिस्ट है वो आराम से ले सकते हैं। वो अपने फर्स्ट एड किट में घर पे भी रखनी चाहिए और ट्रैवल करते हैं तो भी रखनी चाहिए और हमेशा रखनी चाहिए।
अच्छा, एंटीबायोटिक की जब आपने बात की तो मैं जानना चाहूंगी कि आजकल ये हो गया है कि हम शॉप से एंटीबायोटिक भी बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के खरीद लेते हैं। एंटीबायोटिक दवाएं बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेना किस हद तक नुकसान पहुंचाता है? मैं मानता हूँ कि अगर मेडिकल प्रोफेशन ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्थ की लोगों को नुकसान सबसे ज्यादा पहुंचाया है तो बिना प्रिस्क्रिप्शन की एंटीबायोटिक्स ने पहुंचाया है। ये सुनने वाली और समझने वाली बात है। बहुत बहुत, अगर इसको अपन 2 बार भी बोल दें और 3 बार भी बोल दें तो भी कम पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। एंटीबायोटिक्स को बिना पूछे नहीं लेनी है, बिना दिखाए नहीं लेनी है, बिना उचित मात्रा में नहीं लेनी है। यदि हम उसको उचित मात्रा से कम खुराक में ले रहे हैं और या कम दिनों के लिए ले रहे हैं तो उससे अपने शरीर में जो कीटाणु हैं वो मरते भी नहीं है और वो इन दवाओं के आदी हो जाते हैं। अच्छा। फिर वो जो कीटाणु फैलेगा तो उस पर कोई एंटीबायोटिक वापस काम नहीं करेगी। आज मेडिकल प्रोफेशन में सबसे बड़ा रिसर्च जो हम इन्हें सुपर बग्स कहते हैं या ऑल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कहते हैं, वो दिक्कत दे रहे हैं और उसका कारण सिर्फ बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक लेना है। अच्छा, जो ये सिरप्स आती हैं जनरली हम लोग बच्चों को बहुत सिरप्स देते हैं खांसी जुकाम की। ये भी हम लोग आजकल, हालांकि मैं नाम तो क्या लूंगी, लेकिन टीवी में काफी बार ऐड आते हैं कि भाई ये सिरप्स हैं जो आप खांसी सर्दी जुकाम में दे सकते हैं और हम लोग देते भी हैं। वो किस हद तक सेफ है या फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके ही सिरप्स भी बच्चों को देने चाहिए? नहीं, जिन सिरप का टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है जी, वे अपने जो ड्रग कंट्रोलर हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा प्रमाणित सेफ होते हैं, वही एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बिकते हैं। ओके। अगर उन सिरप्स को आप उचित मात्रा में देते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसके बियॉन्ड मत जाइए। बस तकलीफ सिर्फ वहां है। इनिशियल खांसी की दवाई जरूर दें, इनिशियल जुकाम की दवाई जो बाजार में मिलती है जरूर दें, क्योंकि उस पर सरकार नजर रखती है। उसमें कोई भी एक्स्ट्रा दवाइयां जो नुकसान करने वाली है उसको समय समय पर अपडेट करके चेंज करती है। हालांकि सबसे अच्छी बात है कि अगर आप डॉक्टर के पास ही चले जाएं तो फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर आपको उसमें थोड़ा सा वो संभव ना हो पाए तो फिर आप ये दवाइयां ले सकते हैं। फर्स्ट एड बिल्कुल ले सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन उसके बियॉन्ड केमिस्ट से कह के कि नहीं मुझे एक एंटीबायोटिक भी दे दो, मुझे एक ये भी दे दो, तो वो वहां गलती है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, मैं 2 प्रोडक्ट के नाम ले लेती हूँ, यहाँ मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात होगी। ज़ेंडुबाम और विक्स, ये 2 प्रोडक्ट हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ मोस्ट ऑफ विक्स बच्चों के लिए प्रोवाइड होता है और ज़ेंडुबाम बड़ों के लिए। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि बड़े भी विक्स को यूज़ करते हैं, तो ये किस हद तक सही है या इसका असर होता है या फिर एक टेंडेंसी बन चुकी है कि भाई विक्स लगा लो, जैसे कहते हैं ना कि कोलगेट कर लें, पेस्ट नहीं बोलते हम, क्योंकि कोई ब्रांड पॉपुलर हो जाता है तो हम उसका नाम लेके रिकॉग्नाइज करते हैं, तो कि विक्स लगा लो, विक्स से ठीक हो जाएगा। तो मैं ये जस्टिफाई चाहती हूँ। तो जैसे कोलगेट की मार्केटिंग है वैसे ये झंडू और विक्स की मार्केटिंग है। जी जी, उसने मार्केटिंग के समय बच्चों को दिखाया है एडवर्टाइजमेंट में, इसलिए हम उसको उससे कोरिलेट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, कोई भी किसी के लिए भी यूज हो सकता है, कोई भी तकलीफ नहीं है, बस समाधान हो जाना चाहिए। नहीं, दोनों यूज किए जा सकते हैं इंटरचेंजेबली आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अच्छा, मेरी एक और आपसे बात थी, बच्चे जब छोटे होते हैं जुकाम का प्रॉब्लम हो जाता है तो नेबुलाइज करने के लिए डॉक्टर बहुत सजेस्ट करते हैं कि उन्हें नेबुलाइज कीजिए, और आजकल तो ऐसा हो गया है कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है कि अगर आप घर में मशीन खरीद सकते हैं तो आप मशीन खरीद कर रख लीजिए। तो सब क्या नेबुलाइज करने से बच्चों को आदत पड़ जाती है उसकी? काफ़ी बार ये सुनने में आता है कि आपने आदत डाल दी, आप अपने बच्चे को और प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, और जुकाम की प्रॉब्लम हो जाएगी और अस्थमा हो जाएगा। ये किस हद तक सही है? नेबुलाइजेशन का मेडिकल यूज जो है वो सिर्फ अस्थमा में या अस्थमा से रिलेटेड एलर्जी डिजीज में ही है। जी जी। और उसमें जो आदत पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि आपकी जो बीमारी है वो ऐसी है कि वह बार बार होने वाली है। वो नेबुलाइजेशन की वजह से बार बार नहीं हो रही है। वह तो आपका क्योंकि तासीर है, आपकी टेंडेंसी है, आपकी बॉडी का वो रिएक्शन है, वो होगा तो ठीक है, नेबुलाइजेशन आप अपने आप घर लीजिए, घर पे लीजिए। नेबुलाइजेशन से बीमारी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि बीमारी है इसलिए नेबुलाइजेशन की जरूरत है। और अगर आप घर पे भी ले रहे हैं तो आप डॉक्टर के सुपरविजन में ले रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि आप इतना डोज इतने फ्रीक्वेंसी से ले सकते हैं जी, तो लीजिए आराम से, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और उससे जुकाम बार बार नहीं होता। नहीं। अच्छा, मेरा एक सवाल है निमोनिया को लेकर। निमोनिया क्या बीमारी है, क्यों होती है? क्योंकि एक सवाल मैं आगे इससे भी रिलेटेड आपसे पूछने वाली हूँ, तो पहले आप ये बता दीजिए। मेरे हिसाब से आज के जमाने में निमोनिया 2 तरह के होते हैं जी। एक मेडिकल निमोनिया और एक सोशल निमोनिया। अच्छा, मेडिकल तो हमें पता है, ये सोशल निमोनिया क्या है? मैं मानता हूँ शायद मेडिकल ही आपको नहीं पता है। नहीं, तो पहले आप सोशल वाला बता दीजिए, क्यूरियोसिटी जानेगी। मैं नहीं, मेरा मतलब ये है कि मेडिकली हम निमोनिया, एक बैक्टीरिया है न्यूमोकोकस न्यूमोनी, उसका इन्फेक्शन हो जो लंग्स में एक पूरे हिस्से को पूरा जमा देता है, उसी को निमोनिया कहते हैं।
ठीक या एक ब्रोंको निमोनिया होता है, ये दो अलग अलग निमोनिया होते हैं। सोसाइटी में हम कोई भी खांसी जो लंबे टाइम चल रही है, खांसी के साथ बुखार है, इवन अस्थमा है, उसको सबको निमोनिया कह देते हैं। तो वो बड़ी लूज टर्म है, उस निमोनिया का इलाज मैं नहीं सोच सकता, क्योंकि वो अपने आप में 5, 7, 8, 10 बीमारियां हैं। बिल्कुल सही। सबका इलाज अलग अलग है। अलग-अलग। लेकिन मेडिकली निमोनिया या तो ब्रोंको निमोनिया होता है या लोबर निमोनिया होता है। अच्छा, ये जो निमोनिया है, बचपन में अगर आपको निमोनिया हो गया और वो ठीक भी हो गया, लेकिन कभी कभी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं 26, 28 साल, 40 साल के, और सर्दी जुकाम पकड़ लेता है, तो अमूमन ये जुमला सुनने को मिलता है, बचपन में क्या है कि निमोनिया बिगड़ा हुआ है, इसलिए इस बंदे को जल्दी से सर्दी जुकाम पकड़ लेता है। तो ये जो बचपन का बिगड़ा हुआ निमोनिया क्या यंगस्टर्स को भी आगे आके प्रॉब्लम करता है? ये वाकई में सही बात है क्या? क्योंकि काफी हद तक बार बार ये सुनने को आता है, ये कितना टेंडेंसी सही है? अगर लोगों का ऑब्जर्वेशन है तो मैं तो मानता हूँ ये फैक्ट सही है। उसका एक्सप्लेनेशन भले ही कुछ अलग हो। बचपन में जिनको निमोनिया हो रहा है या बिगड़ गया जो अपन कह रहे हैं, हाँ। वो उनको हो रहा है जिनको निमोनिया बार बार हो रहा है। ओके। अगर बार बार हो रहा है तो उनकी बॉडी की टेंडेंसी एलर्जिक है। अच्छा। और जिनकी एलर्जिक टेंडेंसी है वो वापस आगे हो सकती है जिंदगी में। अगर वो होती है तो हम मानते हैं कि ये उसकी वजह से हुआ है, बट नहीं, ये उसी डिजीज का प्रोग्रेशन है। अच्छा। वरना जो निमोनिया हम मेडिकली मानते हैं वो सिर्फ बॉडी की एक्सट्रीम कमजोरी, बचपन, बुढ़ापा या कोई डायबिटीज या किसी और वजह से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अगर कम हो जाती है, उसमें होता है, तो उसी को निमोनिया मानते हैं। बाकी ये सब एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो सकती हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, इस तरह से। अच्छा सर, साइनस के बारे में सुना था, साइनस क्या होता है? साइनस हमारे सिर के अंदर कुछ हवा भरी हुई जगह होती है, उनको साइनस कहते हैं। अच्छा। उसमें इन्फेक्शन होता है तो साइनोसाइटिस कहते हैं। ओके। तो जो हम साइनस से, हमारा मतलब ये है कि साइनस में इन्फेक्शन हो रहा है। अच्छा। और वो जो साइनस में इन्फेक्शन हो रहा है वो बार बार होता है, इसलिए कि उस साइनस के अंदर खुली जगह एक ही है, तो उसको खाली होने की जगह नहीं मिलती, वो खाली पूरा नहीं हो पाता है, तो भर जाता है। और एलर्जी की टेंडेंसी अगर आपकी बार बार चल रही है, लगातार रहती है, तो बार बार होता है। उसके लिए जहाँ तक इलाज का सवाल है, कुछ लंबा इलाज लेना पड़ता है। अच्छा। एंटीबायोटिक्स भी इसमें कुछ अलग तरह की यूज होती है, लंबे टाइम लेनी होती है। उसकी जो एलर्जी की टेंडेंसी है उसको ठीक करना होता है। यदि उसको कुछ कारण से एलर्जी हो रही है तो उस कारण को हटाएं और उस तरह से इलाज करना पड़ता है। हाँ, साइनस की प्रॉब्लम जो आप कह रहे हो वास्तव में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है कि वहां से इन्फेक्शन ठीक आसानी से नहीं होगा। अच्छा, सर्दी जुकाम जब होता है तो एलर्जिक प्रॉब्लम बोली जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्टर कहता है कि ये एक अलग तरह की एलर्जी है, नाक में सूखापन आ जाता है, उससे भी छींकें आती हैं, ड्राइनेस होती है। क्या ये वाकई में नाक में भी किसी तरह की ड्राइनेस होती है जिससे कि छींक की प्रॉब्लम होती है? नाक की एलर्जी है अगर, तो उसमें छींकों का रिएक्शन होता है। छींकें होती हैं या नाक बंद हो जाता है या नाक बहना शुरू होता है, तीनों ही रिएक्शन हो सकते हैं। अच्छा। और कई बार ये रिएक्शंस एलर्जन पे डिपेंड नहीं करते, आपकी बॉडी के रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं। अच्छा। इससे यदि एक आदमी को यह है कि उसको हमेशा छींकों वाली दिक्कत ही होती है तो उसको हमेशा छींकें हो जाती हैं। किसी का अगर नाक बहना शुरू होता है तो उसका हमेशा कुछ भी एक्सपोजर हो, नाक बहना शुरू हो जाता है। तो ये आपका बॉडी का रिएक्शन है, अलग अलग तरह से होता है और तीनों ही तरह से हो सकता है। इसलिए कई बार इलाज के समय हमको एलर्जी के अलावा इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आपका क्या रिएक्शन है बॉडी जी। अच्छा, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, हीट स्ट्रोक है, लू बहुत चल रही है, नाक से ब्लड आना एक बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई है आजकल। अमूमन बच्चों के नाक से खून आने लग जाता है, बड़ों के नाक से, जिसे नक्सीर कहते हैं। सर, ये क्यों आती है? नक्सीर नाक में हमारे जो खून की नस की सप्लाई है ये बहुत ज्यादा है। और वो ज्यादा इसलिए की हुई है भगवान ने, नेचर ने, कि जो हम सांस ले रहे हैं उसको पूरा वापस तुरंत गीला कर सकें। और अंदर जो फेफड़े में सांस जा रही है वो सूखी नहीं जाए, गीली पहुंचे। अच्छा। तो क्योंकि वहां पर खून की सप्लाई बहुत ज्यादा है तो वहां जरा सी भी चोट लगने पर खून बहुत ज्यादा जाता है, तेजी से जाता है। अच्छा। और मुश्किल से बंद होता है। तो इसलिए हमें नक्सीर की तकलीफ बार बार अगर होती है तो इसी वजह से होती है। अच्छा, तो इसका फर्स्ट एड क्या हो सकता है घर पे अगर किसी को ब्लडिंग शुरू हो जाए नाक में? तो जो अपन करते हैं उसको पेशेंट को लिटाते हैं, अपन बर्फ का, ठंडे पानी का ये सब चेक करते हैं, पानी से बार बार नाक धोने का कहते हैं। घर में फ्रिज रखना बेहद जरूरी है। फ्रिज या ठंडा पानी, मटके के पानी से भी उतना ही आसानी से इलाज हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि ठंडे पानी की बात हो रही है इसीलिए मैंने कहा कि फ्रिज पहले रखना जरूरी हो गया। नहीं, चलिए ये तो मजाक है, लेकिन बिल्कुल फर्स्ट एड में मतलब सिर गीला करें, सिर गीला करें, पानी करें, नाक को धोएं, बार बार छींकें नहीं।
क्योंकि जो बंद हुआ है, अपना जो खून का थक्का जमा है, उसे हम फिर हटा रहे हैं, तो उसको छीके नहीं, उसको बस पानी से धोते रहें तो अपने आप वो बंद हो जाता है। अच्छा, डायबिटीज पेशेंट के भी मैंने ऐसे सिम्टम देखे हैं, पर्सनली भी देखा है कि उनका एक सिम्टम होता है कि सडनली नाक से ब्लड आने लग जाता है। ऐसा सिम्टम भी देखा। उसके बाद जब डॉक्टर चेकअप करते हैं तो आता है कि बंदे को बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है। क्या ये फैक्ट है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो इस तरह के जिनके हैं ब्लीडिंग हो रही है वो मोस्टली ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। अच्छा। डायबिटीज से अमूमन ये ब्लीडिंग नहीं होती, Okay, ब्लड प्रेशर में मतलब होती है okay. क्योंकि उस खून की नसों में प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो वो नसें फट जाती हैं प्रेशर से, अच्छा। और इसकी वजह से होती है। कई बार हम इन नसों को इस बीमारी में सेफ्टी वॉल्व की तरह मानते हैं कि जो सिर की तरफ ब्लड जा रहा था उसमें एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद क्योंकि ये वॉल्व खुल गया तो ब्लड यहाँ निकल गया और सिर की नस नहीं फटी जी। वरना अगर ये वॉल्व नहीं होता तो शायद सिर की नस फटती, जो हमें बहुत ज्यादा नुकसान करती थी। तो कारण अमूमन ब्लड प्रेशर होता है। कई बार अपन जाते हैं, चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, वो शायद इसलिए कि इस वॉल्व की ब्लीडिंग होने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है, और अभी क्योंकि आप नाप रहे हैं तो नॉर्मल है, लेकिन आपको उसके लिए ब्लड प्रेशर के लिए रेगुलर चेक कर लेना चाहिए और प्रिवेंशन लेनी चाहिए। अच्छा, ब्लड प्रेशर की बात हुई है, क्या उम्र दराज लोगों को ही ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है या फिर कैजुअल बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है? या किस सिचुएशन में आकर, किस एज में आकर ब्लड प्रेशर फेस करना पड़ता है? आज से 20, 25, 30 साल पहले जब हम मेडिसिन पढ़ रहे थे जी, तब ये था कि बीपी अमूमन 40 के बाद होता है। 20 साल के लड़के का अगर आप बीपी नाप रहे हैं तो आप शायद मेडिकली कहीं गलत हैं। गलत है जी, जी। लेकिन अब यंग एज ब्लड प्रेशर भी बहुत कॉमन हो गया है और अनफॉर्चुनेटली बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल फिजिकल वर्क कम और सिटिंग वर्क ज्यादा है और स्ट्रेस बहुत कई फैक्टर हैं। स्ट्रेस, बिल्कुल, जो कंपटीशन इन लाइफ, बिल्कुल अचीवर्स बनना है सबको, तो उसका जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा तकलीफ है। एवरीबॉडी वांट टू बिकम फर्स्ट एंड टॉप, बिल्कुल, So वो that भी is the- और उसके पीछे डंडा लेके उसके पेरेंट्स भी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर, स्ट्रेस होगा, डंडा होगा, तभी तो कोई डॉक्टर बनेगा ना। बनेगा, बिल्कुल बनेगा। एक लिमिट तक डंडा फायदा है, अति हर चीज की बुरी है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इट्स ट्रू। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, हम ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, डायबिटीज की बात कर रहे हैं सर, ब्लड प्रेशर में क्या चीज़ है जो प्रिकॉशन रखना चाहिए? मान लिया किसी को बीपी हो गया, चेकअप करा लिया कि भाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और ऐसा भी कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर में कुछ मेडिसिन होती हैं, हालांकि मुझे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो कंटिन्यू खानी पड़ती है आपको डेली। तो यंगस्टर्स और जो एज वाले लोग हैं उनमें क्या कोई डिफरेंसेस होता है प्रिस्क्रिप्शन का, या सेम ही रहता है लमसम? बीपी का जैसे कि वो एक अमूमन सुनने को आया, वो सफ़ेद गोलियां हुई नहीं, छोटी छोटी सफ़ेद गोलियां हुई नहीं, मैं तो वो खावा, तो वो मैं उससे थोड़ा जेन्युइन होकर बात करी थी आपसे कि डिफरेंसेस होते हैं मेडिसिन में या यंग्स और? हाँ, मेडिसिन ब्लड प्रेशर की जितनी तरह की दवाइयाँ आती है उतनी शायद किसी बीमारी के लिए नहीं आती। कम से कम 20-30 तरह की अलग अलग दवाइयाँ आती होंगी ब्लड प्रेशर की। हर सिलेक्ट पेशेंट के लिए अलग से दवाई चूज करनी पड़ती है। एक दूसरा, जब आपको डॉक्टर ने सारी जांच करके सिलेक्ट करके आपके लिए दवाई दी तो डिसीजन आपको लगता है कि एक सफेद गोली है, लेकिन उस डिसीजन के पीछे उसने जो 50 फैक्ट कंसिडर किए हैं वो आपको नहीं दिखता। आप यही गोली अपने पड़ोसी को दे दो तो तेरे ब्लड प्रेशर तू भी खा लो। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप गलत हैं क्योंकि वहाँ वो 50 फैक्टर कंसिडर नहीं हुए हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। तो एक दूसरा, जो अगर ब्लड प्रेशर का आदमी कोई प्रिकॉशन रख सकता है तो ये रख ले कि महीने में एक बार जाके ब्लड प्रेशर चेक करा ले, बस। महीने में एक बार बहुत है, कोई मशीन आपको रख के दिन में 4 बार चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, महीने में एक बार। और आज की तारीख में ये सुविधा फ्री में, मुफ्त में, छोटी से छोटी जगह पे भी मिल जाती है, बिल्कुल। लेकिन महीने में एक बार जाना तो आपको चाहिए, और वो सबसे बड़ा प्रिकॉशन है। आगे क्या करना है, अगर आप जाते हैं तो डॉक्टर अपने आप आपको एडवाइस कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को डॉक्टर अमूमन रोज की एक दवाई जरूर देते हैं कि आप खाने के बाद खाइए या खाने से पहले शायद प्रिस्क्राइब, तो ये इतना ज़रूरी क्यों है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए? पर लोग इसे कंटिन्यूटी में कर ही नहीं पाते हैं कि आज गोली छोड़ दिया, फिर जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, भाई मैं तो ठीक हो गए, अब हम दवाई नहीं खाएंगे, ऐसा क्यों? एक तो गोली कितनी बार दिन में दी जाती है वो इस पे डिपेंड करता है कि गोली का असर कितने घंटे रह रहा है जी। यदि वो गोली 6 घंटे काम करती है तो दिन में 4 बार देंगे। यदि वो गोली 12 घंटे काम करती है तो दिन में 2 बार देंगे। यदि वो गोली 24 घंटे काम करती है तो दिन में 1 बार देंगे। ब्लड प्रेशर की जितनी भी दवाइयां बनी हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा लंबे से लंबे समय तक काम करने वाली कोई एक आध दवाई ऐसी है जो 2 या 3 दिन में एक बार लो तो काम चलता है, वरना वो सारी दवाइयां अपना असर 24 घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाता है। तो अपने को क्योंकि असर कंटिन्यू चाहिए तो लेनी ही पड़ेगी। इसलिए भी कि हम समझ लें कि ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक अगर कर दिया तो फिर गोली की जरूरत कहाँ है, लेकिन क्योंकि कंट्रोल कर रहे हैं तो कंट्रोल तो हमेशा ही करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। कुछ ब्लड प्रेशर ऐसे होते हैं जिनका
कोई और कारण होता है, जैसे किडनी की बीमारी से है या कोई और ट्यूमर्स की वजह से है या हार्मोनल एब्नॉर्मलिटी की वजह से, तो आप जब उन कारण को ठीक कर देते हैं तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, पेशेंट को किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो ब्लड प्रेशर तो ठीक होते हैं, बाकी सारे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होते हैं। तो हमें ये अलग करके, और अगर कंट्रोल वाला ब्लड प्रेशर है जो मेजोरिटी का है, उसके लिए तो गोली लेनी ही पड़ेगी। ब्लड प्रेशर के पेशेंट को अमूमन कहा जाता है नमक ज़्यादा मत खाइए, और डायबिटीज पेशेंट को कहा जाता है शुगर ज़्यादा मत खाइए, दे आर जस्ट लाइक अ वाइट पॉइजन, ऐसा भी कहा जाता है एक्सेस हो जाए तो। सर, नमक ज़्यादा लेने से बीपी पेशेंट को क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं जिसकी वजह से कहा जाता है कि आप नमक कम लें, ऐसा क्या रीज़न है? नमक कम लेना अमूमन हम मानते हैं 1-1.5 ग्राम करीब रोज का देना होता है, वो जो रेस्ट्रिक्टेड डाइट डॉक्टर बता देता है कि इसमें इतना नमक आप ले सकते हो, उतना नहीं ले सकते। नमक की मात्रा अगर उससे ज्यादा होती है तो एक तो नमक जब शरीर में है तो शरीर में एक्स्ट्रा पानी को रोकता है। तो हमारे बॉडी का जो ब्लड का वॉल्यूम है वो 5 लीटर के बदले 105 लीटर हो जाएगा, 5.5 लीटर हो जाएगा। जब उसमें वॉल्यूम पानी ज्यादा है तो प्रेशर बढ़ जाता है आर्टरीज के अंदर। एक दूसरा, नमक की वजह से जो खून की नसें हैं वो थोड़ी सी हाइपर सेंसिटिव रहती हैं और सिकुड़ती रहती है। उसको रिलैक्स होने का उसको टाइम नहीं मिलता, उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए नमक कम कर देने से ही अगर ब्लड प्रेशर आपका 10%, 20%, 30% कम हो जाता है तो बड़ा आसान तरीका है कि जो कारण है हाइपर सेंसिटिव है नमक से, उसको हटा लिया जाए तो आराम हो। अच्छा, शुगर की बात करते हैं। शुगर का भी एक लिमिटेशन होता है कि हम एक दिन में हमें इतनी खानी चाहिए, क्योंकि सर बच्चों को लीजिए, हम बच्चों को नींबू पानी बनाकर देते हैं, लस्सी बनाकर देते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ जो घर के प्रोडक्ट्स हैं वो मीठा खाना पसंद करते हैं। तो ज़्यादा मीठा बच्चों के लिए कोई हार्मफुल चीज़ तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शुगर आराम से खाएं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परहेज नहीं। और खास करके जो यंग हैं, बच्चे हैं, अगर उनका वेट नहीं बढ़ रहा है तो उन्हें सब कुछ खाने को दीजिए, मीठा खाने की उनकी खाने की उम्र है। इवन जो यंग पेशेंट्स हैं उनमें भी अगर आपको वजन कम कंट्रोल करना है तो वजन कम कंट्रोल करने के 2 तरीके, या तो आप खाना कम खाएं या एक्सरसाइज ज्यादा करें। तो पहला तरीका 30-40 के बाद रखें, दूसरा तरीका 30-40 से पहले रखें। खूब खाइए लेकिन उससे ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए। बिल्कुल, जो यंग जनरेशन है उनके लिए ये इशू रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक और सवाल है। आजकल के छोटे बच्चे 8-9 साल या 10 साल के बच्चे, उनके स्किन पे एक वाइट स्पॉटिंग होती है। एक तो जो ल्यूकोडर्मा कहते हैं वो एक अलग बीमारी होगी, लेकिन आजकल के कैजुअल बच्चों में कहीं ना कहीं हल्की हल्की वाइट स्पॉटिंग नजर आती है। पेरेंट्स यही कहते हैं ये कोई सब्जी नहीं खाता है, दाल नहीं खाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी डाइट शेड्यूल इस स्किन प्रॉब्लम को रिलेट करता है? बिल्कुल करता है जी। ट्रीटमेंट भी पेरेंट्स ही बता रहे हैं और ट्रीटमेंट करना भी उनको ही है। और फॉलो भी नहीं करवाते, सबसे बड़ा इशू है। तो मतलब स्किन प्रॉब्लम इन चीजों से कहीं ना कहीं रिलेट करती है। हरी सब्जियां, विटामिन डाइट के अंदर रेगुलर नहीं जाने से ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। जी, आज आप हमारे साथ स्टूडियो में हैं और हमारे पास सवाल भी बहुत है। हम उन तकलीफ़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो दिखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन अमूमन हमारी लाइफ में हमें सबसे ज़्यादा शिकायतें इन्हीं चीज़ों से रहती हैं। सर्दी हो, जुकाम हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, लू हो, बुखार हो, या फिर किसी भी तरह की कोई एलर्जी। आज इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर भूषण, और इनसे बातें यूं ही जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल शो में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी, होए कहीं भी कभी भी रमता जोगी। मुझे खबर है हर किसी की, मुझे फिक्र है हर इंसान की। ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी, होए 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 होए। हर सोमवार रात 8:30 बजे ओए रमता जोगी। बॉलीवुड का ताजा तरीन हाल, सितारों की दुनिया। शुक्रवार रात 9 बजे। तो मेरे बंधुओं, धर्म परमानंद देता है, हमें परम आनंद देता है। धर्म हमें उत्सव देता है। विवेकाधिष्ठित बुद्धि, इस विवेक रूपी बुद्धि रूपी ब्रह्मा से जरा पूछें, है बुद्धि, बुद्धि के देवता कौन है? ब्रह्मा।
इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं 24 न्यूज प्लस पर मैडी टॉक का सीधा प्रसारण। मैं हूं शिल्पा नेगी और आज हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर बैठे हैं डॉक्टर भूषण, जो फिजिशियन हैं, और आप उनसे उन बीमारियों के बारे में बात कर सकते हैं जो दिखने में बेहद आम है लेकिन आगे जाकर आपको बेहद परेशान कर सकती है। और सीधे तौर पर बात करने के लिए हमारा नंबर हम आपको बता देते हैं 51099951। इस पर आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। साहब, आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, टॉपिक्स के बारे में, उसमें एक और अहम जो मैटर करता है ओबेसिटी। बड़ों में मोटापा होना एक अमूमन अब नॉर्मल बात हो गई है, लेकिन बच्चों में भी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगी है। उसका क्या रीज़न है और उसके नुकसान क्या हैं? रीजंस में फास्ट फूड, मोबाइल, कंप्यूटर, घर के अंदर बैठ के खेलना, बाहर जी। नहीं खेलना, हाँ, और फास्ट फूड्स जो हम बिल्कुल। खाने का हमारा कल्चर है जो चेंज हुआ है, और उसको चेंज करने में कोई तकलीफ नहीं है यदि वो हफ्ते में एक बार खाया जाता है। यदि आपका स्टेपल डाइट ही वो है तो शायद वह Obesity, तकलीफ बिल्कुल होती ही सही। है। और रिकॉर्ड्स, साइंस स्टडीज ये बताती हैं कि बचपन का जो मोटापा है वह आपके हार्ट डिजीज और डायबिटीज के लिए बहुत बड़ी रिस्क फैक्टर है। तो उस बचपन में कंट्रोल करना कहीं फायदेमंद है बनिस्बत बाद में लिहाज लेने के। अच्छा, नहीं, पर इसका नुकसान एक मोटापे के अलावा बच्चों में ऐसे क्या क्या नुकसान देखने को दिख सकते हैं जो हार्म करते हैं? बच्चों में कोई डाइजेशन सिस्टम को लेकर या किसी तरह के फीवर को लेकर ये बढ़ावा देते हैं? ओबेसिटी से कुछ प्रॉब्लम्स और क्रिएट होती है कि सिर्फ मोटापा ही एक प्रॉब्लम रहता है? नहीं, ये एक मोटापा शुरुआत करता है एक विशियस साइकिल को, जो आपकी एक बीमारी से दूसरी बीमारी, दूसरी से तीसरी, पेट का इंडाइजेशन, कब्जी रहना, जो ऐसी ऐसी बीमारियां जो बचपन में कभी नहीं सुनते थे वे होनी शुरू हो जाती हैं, और उनकी वजह से सारी तकलीफें बढ़ती हैं, बढ़ रही हैं और बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अच्छा, बच्चों में हम मोस्ट ऑफ हेल्थ रिलेटेड ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स ज़्यादा नोटिस करने लगे हैं आजकल के टाइम में? ऐसी कौन सी है जिनके बारे में या तो पेरेंट्स अवेयर नहीं हो पाते या पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता, या फिर उनके बारे में पेरेंट्स को पता होना चाहिए? जैसे छींक आना, मान लिया बच्चों को छींक आना बहुत कैजुअल बात है, छींक आ गई, लेकिन कभी कभी ये मेरे साथ भी होता है, बेटा सुबह उठता है और कंटिन्यू 20 बार 25 बार छींकता ही रहता है, जबकि सर्दी का मौसम हो फिर भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि सर्दी हो गई है, लेकिन वो नॉर्मल भी बहुत छींकता है कंटिन्यू उठ के। तो ये क्या रीजन है? अगर उसी की बात करें जी। तो यदि एक आध बार ऐसा हो गया, कुछ 6 महीने में एक बार ऐसा हो गया, तो कुछ मत करें, रिलैक्स रहें, कोई बड़ी बीमारी की नहीं है, जी। सोचने की जरूरत नहीं है। जी। यदि बार बार हो रहा है, हर हफ्ते हो जाता है, तो डॉक्टर को दिखाइए, चेकअप कराइए, और कहीं कुछ उसको एलर्जी वाली प्रॉब्लम्स जी, वही। इस तरह की ही हो सकती है। हाँ, अच्छा, बच्चे हैं, बच्चों को आप कभी नोटिस करें तो बच्चों का पेट बहुत बड़ा होता है, ऊपर से उनकी बॉडी बहुत स्लिम होती है, पेट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो ये भी किसी ओबेसिटी से रिलेट करता है या कोई किसी तरह का प्रॉब्लम सिम्टम होता है इसमें भी? क्योंकि काफ़ी बार बच्चों की बॉडी इतनी डिसबैलेंस लगती है, ऊपर से बिल्कुल बैलेंस, नीचे से सिर्फ टमी टमी बाहर आया हुआ होता है, वो बहुत एबनॉर्मल सा लगता है। ऐसा क्यों? ये भी ओबेसिटी में ही आता है? यस, ये ओबेसिटी है, सिर्फ ओबेसिटी है, और बचपन में मैंने जैसा आपको बताया उसका इलाज एक्सरसाइज है। बच्चों को रेगुलर बाहर खेलने, आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, जाना थोड़ा ही सा। चाहिए। सोसाइटी को उसके ग्राउंड्स डेवलप करने जरूरी है, बिल्कुल वहाँ सही। फैसिलिटी देनी जरूरी है, बिल्कुल सही और है। बच्चों को भेजना जरूरी है। कि हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, या हमारा बच्चा तो दिन भर घर पे ही रहता है, उसमें कई बार अपन प्राइड लेते हैं, नहीं, उसको बाहर खेलने की आदत। और यदि आप कुछ 10 ऐसे बच्चे देखें, किसी दिन आप सुबह गौशाला मैदान चले जाइए, वहां जो बच्चे खेल रहे हैं उनसे आप बात कीजिए, तो उन्हें जो खेल का नशा चढ़ता है वो मोबाइल के नशे से ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप एक बार उसको वो नशा चढ़ा दें तो वो मोबाइल, कंप्यूटर किसी की तरफ नहीं देखता, उसको जिस दिन नहीं खेलने ले जाओ उस दिन वो लड़ता है। तो एक बार नशा, एक बार उसका एक्सपोजर करने की जिम्मेदारी तो हम पेरेंट्स की बनती है। एक बार उसको ले जाइए, 2 दिन उसको ले जाइए, खिलाइए, फिर अगर उसका मन नहीं करे तो सोचना, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो खेलने के बड़ा उसके फायदे मिल जाते हैं उसको। अच्छा, बच्चे दूध बेहद पीते हैं और बच्चों को दूध पसंद भी बेहद होता है, बोन्स भी मजबूत होती है, क्या और कोई जरिया है बोन्स मजबूत करने का, या दूध बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है बच्चों के लिए? उसके लिए कैल्शियम बॉडी में चाहिए, और वो कैल्शियम हड्डियों में घुसना चाहिए। दूध, हरी हुई सब्जियां, डाइट से कैल्शियम बॉडी में पहुंचेगा, और एक्सरसाइज से ही वो बोन्स के अंदर घुसेगा। एक्सरसाइज किसी भी एज में, यंग एज में, मिडिल एज में, एल्डरली एज में, जब हम सोचते हैं कई बार 50 के बाद औरतों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, उनकी बोन्स वीक हो जाती हैं, तो उसमें भी कैल्शियम, हम सप्लीमेंट्स तो खा लेते हैं, डॉक्टर ने जो गोली लिखी वो, या एडवर्टाइजमेंट वाले, जी, या बिल्कुल मैं ये कहने कई वाली सारे, थी। हाँ। लेकिन
जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे तो वो कैल्शियम आपके ब्लड तक जाएगा, ब्लड से हड्डियों में नहीं घुसेगा। अच्छा। और उसको ड्राइविंग फोर्स तो एक्सरसाइज और मसल्स का मूवमेंट ही रहेगा। यानी फिजिकल तो वो तो एक्टिविटीज करना बहुत है। जरूरी वो- है, चाहे किसी भी उम्र में हो। जी। बाद में कम हो सकता है, यंगस्टर्स में ज्यादा होना चाहिए। नहीं, हर उम्र जरूरी है। बाद में जब हमारा शरीर छोड़ रहा है तो उसको और ज्यादा जरूरत है exercise अच्छा, की। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बेहद मैटर करता है। अच्छा, आपने महिलाओं की बात की, महिलाओं में हड्डियों का कमजोर होना, यानी हाथ दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, ये बहुत शिकायतें रहती हैं। और यंगस्टर्स में भी आप देखिएगा बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि हमारे काफ मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। काफ मसल्स की शिकायत इतनी ज़्यादा होती है, और मोस्ट ऑफ गर्ल्स को कि ड्यूरिंग मैंसुरेशन भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ क्यों होती है? काफ मसल्स में ऐसा क्या प्रॉब्लम होता है? गर्ल्स को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अपन अलग मान लें, ठीक वो है। कोई बीमारी हाँ, नहीं वो है। कोई disease उसके नहीं। अलावा अगर अपन सोचते हैं तो काफ मसल्स में अपना एक जो काफ के मसल्स हैं वो एक सेकंड हार्ट की तरह काम करते हैं। ओके वो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ब्लड को ऊपर फेंकती हैं। ओके हमारी बॉडी में क्योंकि ग्रेविटी से ऊपर ब्लड फेंकना है, जी। ह्यूमंस क्योंकि वर्टिकल हो गए तो हमारे ब्लड ऊपर फेंकने की और ज्यादा तकलीफ हो गई। तो वो जो मसल्स हैं वो जब हम लगातार बैठे रहते हैं बिना एक्सरसाइज के, तो वो मसल्स वो पंप काम नहीं कर रहा है, ब्लड धीरे धीरे नीचे इकट्ठा हो रहा है और उसकी वजह से काफ के पेन्स होते हैं। ऑफिस वालों को कहते हैं कि नहीं, नीचे बोर्ड रखिए और उसको दबाते रहिए, हर आधे घंटे बाद एक चक्कर लगा के आ जाइए, कुछ ना कुछ करके लॉन्ग स्टैंडिंग जो आपकी लॉन्ग सिटिंग्स हैं उसको ब्रेक करें। लंबे टाइम खड़े रहना या लंबे टाइम बैठे रहना, उससे काफ के पेन्स बहुत ज्यादा होते हैं। और उसका सॉल्यूशन वही है कि उसको यदि काम करना है तो करना है 6 घंटे, लेकिन हो सके तो उसको ब्रेक दें 2-2 मिनट, नीचे कुछ पाँव की एक्सरसाइज करते रहें। या अच्छा, जो बच्चे दूध पीते हैं, दूध पीने का भी कोई आइडियल टाइम होना चाहिए? जैसे मॉर्निंग में वी नोज कि बच्चे ब्रेकफास्ट में पीते हैं, शाम को पीते हैं, रात को सोने से कितनी देर पहले दूध पीना चाहिए? क्या ये मैटर करता है? क्योंकि हमने ऐसा भी सुना है बेड स्वेटिंग होती है, बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं, ये कहीं एक दूसरे से रिलेट तो नहीं करता है? नहीं, देखो दूध किस समय पीना, सही बात है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस ने इस पे बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं की है, इस पे कभी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन अपने आयुर्वेद ने इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। तो यदि अपन ऐसा कोई सब्जेक्ट उठा रहे हैं जिसको उन्होंने ज्यादा पढ़ा है, तो हाँ, वो जो कहते हैं वो माने। अगर वो अपनी इस मॉडर्न रीजनिंग से, साइंटिफिक नॉलेज से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है तो हम उसको माने। यदि वो कहते हैं कि नहीं, रात के 1 घंटे में दूध, मतलब दूध से नहीं है, किसी भी लिक्विड से है, यदि आप लिक्विड लेंगे तो आपको रात में पेशाब ज्यादा लगेगा, बिल्कुल। बच्चा उठ नहीं सकता तो बेड वेटिंग हो जाती है। अच्छा। तो रात को सोने से 2 घंटे पहले लिक्विड्स का इंटेक कम कर लें। हाँ, ये तो साइंटिफिकली लगता है कि ठीक ही है। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं खेलते, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं 24 घंटे, अगर वो सोते भी नहीं है तो भी उनके चेहरे पे थकान नजर नहीं आती, लेकिन कुछ बच्चे बहुत जल्दी थकावट महसूस करने लग जाते हैं। पेरेंट्स इस चीज़ को ऑब्जर्व तब करते हैं जब कंपेरेटिवली जब वो 2 बच्चों को एक साथ देखते हैं, अदरवाइज वो सोचते हैं नहीं ठीक है, क्योंकि आजकल आउटडोर तो जाते ही नहीं है बच्चे, तो उनका एनर्जी मीटर जो इतना डाउन रहता है उसका रीज़न क्या है? ये कोई हेरिडिटी है या फिर वाकई में कहीं ना कहीं डाइट शेड्यूल में कोई कमी है उसकी वजह से होता है? नहीं, हम हर बच्चे को एक उससे तराजू से नहीं तोल सकते। ओके, हर बच्चा अलग है, कोई इनहेरेंटली एक्टिव है, कोई इनहेरेंटली एक्टिव नहीं है, नहीं होता। तो हमें उसका तो फर्क रखना पड़ेगा, ओके, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उससे उस हिसाब से बात समझाना, लड़ना, जो भी करना है वो उस हिसाब से करना चाहिए। लेकिन जिस भी लेवल पे वो है उससे उसकी एक्टिविटीज को, फिजिकल एक्टिविटीज को यदि हम प्रमोट करेंगे तो 10-20-30% आराम से बढ़ा सकते हैं, और वही करना चाहिए। उसको बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है, उसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वो बच्चा दौड़ रहा है रोज के 2 घंटे तो आप भी दौड़ना शुरू करो, नहीं, शायद वो संभव भी नहीं है और सही भी नहीं की है। बात है। अच्छा, इफ यू वांट टू लिव हेल्दी, पानी जितना ज़्यादा पी सकते हैं पीजिए, ये हम सभी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, आपकी भी यही राय होगी? बिल्कुल, है ना। अब पानी को लेकर भी अभी हम इतने अवेयर नहीं हैं, जैसे अब तो प्योरिट आ गए, प्योरीफाई हो गए, हम लोग वो यूज़ करते हैं, लेकिन जिन घरों में प्योरीफाई या प्योरिट यूज़ नहीं किए जाते, फिल्टर्ड पानी नहीं पिया जाता है, वो सिर्फ एक गन्ने से या एक कॉटन कपड़े से छानकर पानी का यूज़ करते हैं, उनके लिए वो पानी कितना हार्म कर सकता है या करता है? क्योंकि अमूमन बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चों के दांतों में येलो कलर के रैशेस पड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो कहीं ना कहीं स्मोक जैसी चीज़ों से दूर ही हैं, तो फिर उनके दांतों में जो पीलापन आता है या स्क्रैचेस आते हैं, क्या पेट ठीक नहीं रहता, क्या वो पानी की वजह से कोई प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम पानी की वजह से है, पानी में नमक, इलेक्ट्रोलाइट्स उसकी वजह से है जी। लेकिन जहाँ तक किसी प्योरीफायर वाले पानी का सवाल है और गन्ने से छान के पानी पीने वाला सवाल है, तो मेरे को लगता है कि दोनों ही एक्सट्रीम्स गलत हैं।
जी। इधर जो अपन यदि बिना छाने पानी पी डाल जी, लेते जी, हैं, जी। अच्छे से नहीं छान पाते हैं, सिर्फ उससे अगर करते हैं तो भी इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। जो हम आरओ वाला पानी पीते हैं उसमें से हम सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, सारे मैग्नीशियम, कैल्शियम सब निकाल लेते हैं, तो हमें इन सब की डिफिशियंसी होती है। तो आरओ पानी भी चाहे अपन पिए, हम उसको अपना स्टेटस सिंबल माने, लेकिन वो बहुत अच्छा पानी नहीं है। ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। अब आपको मुझे कंसेप्ट पूरा क्लियर करना पड़ेगा। आपके कहने का इसलिए मतलब है सबसे अच्छा तरीका ये है कि म्युनिसिपैलिटी जो पीने का पानी दे रही है वो वास्तव में पोर्टेबल हो, वो इन्फेक्शन फ्री हो। अच्छा। पानी में सिर्फ हमें इन्फेक्शन फ्री करना है, उसको हर चीज से साफ नहीं करना है, उसमें इन्फेक्शन नहीं आए बस। लेकिन तो- इन्फेक्शन मींस क्या, कहने का मतलब क्या? उबाल के सप्लाई के पानी में जो इन्फेक्शन आता है वो अमूमन सीवर लाइन का पानी और पाइपलाइन का पानी मिक्स होता है, मिक्स इसलिए ना होता है। अच्छा। बारिश का पानी, बाहर का पानी, उस Yes, yes. पाइपलाइंस लीकेज है, उसकी वजह से होता है। तो उसका सॉल्यूशन वहां है, यहाँ नहीं है। हमें स्ट्रेस यदि हम सोचे, नहीं स्ट्रेस तो लेना ही पड़ेगा, और अगर आप उसका सॉल्यूशन कर ले तो ठीक है। हमने स्ट्रेस लिया इसीलिए हमने प्योरीफाई लगा लिया। जी नहीं, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल गवर्नमेंट को बिल्कुल सोचना सही। पड़ेगा। और यदि हम छानने वाली बात करते हैं तो छानना, उसके साथ में फिटकरी, और अगर जरूरत हो तो लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट, अगर इन तीनों का मिला के यूज करते हैं तो किसी क्लोरेट की जरूरत नहीं है, किसी उसकी जरूरत माफ नहीं है। कीजिएगा, फिटकरी, लाल दवा? एक उसको पानी को पहले साफ उससे छान लिया जाए, अच्छा, एक, कपड़े से। फिर उसमें फिटकरी फिरा दी जाए। ठीक है। फिटकरी से जो उसका सेटल होता है ओके। उसको नीचे से हटा दिया जाए, जी। और उसमें मात्रा के अनुसार जितनी जरूरत हो उतना पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया जाए। ओके। वो पानी बिल्कुल सेफ है, बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई लंबे खर्चे की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिटकरी का भी जो आप कह रहे हैं, फिटकरी डालने का भी एक तरीका होता है, या तो फिटकरी को डायरेक्ट डाल दिया जाए या फिर 2-4 बार घुमाकर जस्ट वी कैन पुट इट। हम तो सरकार से डिमांड करते हैं, सरकार के अंदर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं वहाँ सब जगह पे, या पीएचईडी वाले, जी। उनके पास ये सुविधा होती है, वो आपको फिटकरी थियोरेटिकली प्रोवाइड करनी चाहिए उनको, और वो आपको ये तरीका समझाएंगे। तो अपने अपने नियरेस्ट सेंटर जो भी हैं, जी, जी। या पंचायत में सबसे अच्छा है, गांव में पंचायत में जाएं, एक दिन उस तरह की मीटिंग रखें, उन दोनों डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स को बुला लें, वो बता देगा कैसे फिटकरी का यूज करना है, करके बता देगा, जी। और सेहतमंद रहें। लेकिन अपनी सेहत के लिए जागना तो हमें ही पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हमें सही। मांग करनी पड़ेगी कि नहीं, हमारी सेहत को ध्यान आप रखो, आप जो गड़बड़ कर रहे हो जो भी है ठीक करें उसे। ये तो कुछ चीज़ें ऐसी होगी जिन पर हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा यूथ या फिर जो आगे का एज का पर्सन्स हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनमें भी देखने को मिलती है। सबसे बुरी आदत तंबाकू, जर्दा, गुटखा, अल्कोहल की बहुत ज़्यादा आदत बुरी। इन लोगों को आप क्या मैसेज करना चाहेंगी, या किस तरह समझाना चाहेंगे कि ये चीज़ें आपको सिर्फ मौत ही दे सकती है, ज़िंदगी नहीं दे सकती है? मैं चाहती हूँ आप एक मैसेज सबको बताएं कि क्यों अहम सोचने की ज़रूरत है कि हमें इन बुरी आदतों से एक कीपर डिस्टेंस रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे यूथ को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। हाँ, सबसे ज्यादा यूथ को ही इफेक्ट कर रही है, बिल्कुल। क्योंकि यूथ को अगर एक नशा ऐसा है जो 10 साल बाद अपने साइड इफेक्ट से कॉम्प्लिकेशन से दिखाना शुरू करता है, जी। तो एक 60 साल के आदमी, 70 साल के आदमी में तो जो होना था हो चुका है, जी। अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यदि यूथ को रोकना है तो उसका प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर उसमें सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है जी। कि हमने नशे को कई बार सोशली एक्सेप्ट किया है, सोशली प्रमोट किया है, और कई बार सोशल स्टेटस सिंबल बना लिया है। यदि हम वो भी हटा लें तो भी एक बहुत जो पिक्चर्स, एडवर्टाइजमेंट्स जो नीचे लिखा आता है कि धूम्रपान हानिकारक है, लेकिन हीरो जब पिक्चर में धूम्रपान कर रहा होता है तो कहीं अपन ना कितनी कहीं कोशिश कर motivate हो ले, जाते हैं। मोटिवेशन होता है, तो हमें उसको रोकना तो चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे और था कि ये चीज़ें किसी हद तक जाकर नुकसान करती हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी ये भी सुनने को आता है कि फलाने ने तो कुछ भी नहीं खाया, गुटखा नहीं खाया, जर्दा नहीं खाया, फिर भी उसको कैंसर हो गया, और मैं तो खा रहा हूँ, मुझे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये भी अमूमन तुर्क सुनने को मिलते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे कॉन्स्टिपेशन की जिनको प्रॉब्लम होती है, वो लू जाने से पहले जर्दा मुंह में रखकर कि नहीं इससे मेरे को निकोटीन मिलता है, या साइकोलॉजिकल मैं फ्रेश हो जाऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चीज़ें क्या है? ये काफ़ी हद तक क्या फ़ायदा करती है, कॉन्स्टिपेशन को सपोर्ट करती है जर्दी जैसी चीज़ें? नहीं, मेडिकली तो ऐसा कोई वो नहीं है कि इससे उसका कुछ भी सपोर्ट जी, सिस्टम रहता जी। हो। ये उन्होंने अपने एस्केप बना रखे हैं, उसके बहाने बना रखे हैं कि गम है तो शराब पीनी है, खुशी है तो शराब पीनी है, जैसी बातें हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं। यदि कॉन्स्टिपेशन है तो उसका सोल्यूशन क्या है?
पानी ज्यादा पिए, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, वॉकिंग करें। और तंबाकू से अगर कॉन्स्टिपेशन ठीक होती तो तंबाकू टेबलेट के फॉर्म में मिलना शुरू हो जाता। जी। अच्छा, हाइजीनिक कॉन्शियस रहना कोई बुरी बात नहीं है, रहना भी चाहिए। सैनिटाइजर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आजकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो गया है, उसका यूज़ बच्चे भी करते हैं। क्या उसका ओवर यूज़ किसी भी तरह से, यानी आप एक दिन में 4-5 बार सैनिटाइजर यूज़ कर लेते हैं, क्या वो हार्म करता है? ऐसा कुछ है कंसेप्ट? बेस्ट अभी भी खाना खाने से या कुछ भी खाने से पहले हाथ को साबुन और पानी से अच्छे से धोना, उसका कोई तोड़ नहीं। बिल्कुल। सैनिटाइजर्स आपके सिर्फ उस इमरजेंसी पलों के लिए हैं जिसमें आपके पास साबुन की, पानी की, हाथ धोने की सुविधा नहीं है और आपको कुछ खाने का वो है जो हाथ से खाना है, तो उसकी डेफिनेटली वो एक इमरजेंसी के लिए, रेस्क्यू के लिए अच्छी चीज है और उस समय यूज करनी चाहिए। लेकिन यदि हमारे डाइनिंग टेबल के वॉश बेसिन के पास में सैनिटाइजर है कि हम तो क्योंकि ये कर रहे हैं तो हमें साबुन की जरूरत नहीं है, तो अच्छा ऑप्शन नहीं है। लास्ट एपिसोड में हमारे साथ डॉक्टर बालानी भी रूबरू हुए थे और उन्होंने कुछ वीडियो क्लिप्स भी दिखाई थी हमारी ऑडियंस को कि हाथ धोने के बहुत अच्छे तरीके क्या है, किस वे से धोया जाना चाहिए और किस तरह आप हाइजीनिक कॉन्शियस रहकर खुद का बचाव कर सकते हैं। क्योंकि उनके हिसाब से भी शायद यही था कि मुंह के जरिए बहुत सारी बीमारियों को हम अपना बढ़ावा देते हैं। इज इट फैक्ट? हाँ, बिल्कुल जी। और ये जो हाइजीन है, हैंड ओरल हाइजीन, इसका जितना यूज किया जाए, जितना प्रचार किया जाए उतना कम। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप किसी भी प्रॉब्लम को बुलाने से अच्छा उसका बचाव कर लीजिए। इसके लिए आप क्या ऐसा मंत्र दे सकते हैं हमारी प्यारी ऑडियंस को? क्या तरीका बता सकते हैं कि जिससे हम आपसे दूर हो जाएं, हमें डॉक्टर से मुखातिब भी ना होना पड़े? चलो, उसके अलावा मुझे थोड़ा सा लालच आ रहा है कि अपन ने एक बहुत बड़ी बीमारी जो छोड़ दी, वो मेंटल बीमारियां छूट गई, जो मेंटल स्ट्रेस है। हाँ जी। उसका प्रिवेंशन के लिए हमें रेगुलर हंसना, मिलना, फैमिली में सोशल मतलब फेसबुक पर, उसके अलावा वो नहीं, हाँ, उसके अलावा लोगों से मिलना जुलना करना, वह उसको प्रमोट करना बहुत जरूरी है। और उससे हमारी मेंटल हेल्थ और जो स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेज हैं, जो अल्टीमेटली कई डिजीजेज में कन्वर्ट हो जाती हैं जी, उन सबको रोकने के लिए हेल्प मिलेगी। यानी कहीं ना बच्चों को शुरू से उस चीज की आदत, दिमाग से ही बीमारियों का बिल्कुल शुरुआत होती है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना। और शायद अपना एंशिएंट मेडिसिन हिंदुस्तानी जो कहता था, यदि हम ब्रेन से कंट्रोल कर सके, माइंड से कंट्रोल कर सके, तो शायद सारी बीमारियां नहीं होंगी। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है कि बच्चों को हेल्दी वेल्दी वाइज रहने के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? खाओ, पियो और मस्त रहो। लेकिन हाँ, मस्त भी रहो। हाँ, ठीक है ना, एक लिमिट तक खाओ। लिमिट तो हर चीज में जरूरी रहेगी, लेकिन हाँ, बच्चों को ये जरूर कहेंगे कि नहीं, पहले 25 साल आपके जिंदगी के अपना करियर बनाने के लिए हैं और उसके लिए पढ़ाई जरूरी है, लेकिन हमारा शरीर भी जो बन रहा है वो उसी समय बन रहा है। तो शरीर को बनाने का भी पूरा ध्यान रखो, करियर बनाने का भी ध्यान रखो, और कोई भी एक चीज दूसरे पे हावी नहीं हो, सब साथ लेके चलो सबको। अच्छा, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट बेहद ज़रूरी होती है, तो अगर हम एक दिन की बैलेंस डाइट देखें तो उसमें क्या क्या मेंशन किया जाना चाहिए? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या क्या चीज़ें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं? संतुलित आहार में हमें जो अपना ट्रेडिशनल रूटीन खाना है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ओके, हम यहाँ ऐसे डिस्क्राइब करते हैं इसको। रोटी, सब्जी, दाल, चावल चारों चीज आनी जरूरी है। नॉन वेजिटेरियन डाइट है तो उस तरह से उसके एडजस्ट हो जाएंगे। यदि हम यही बात साउथ में करेंगे तो उसमें कुछ और अलग मॉडिफिकेशंस आ जाएंगे। लेकिन रोटी, सब्जी, दाल, चावल खाना, और उसका भी यदि किसी को ये है कि नहीं, मेरे लिए तो रोटी, सब्जी, दाल, चावल हर खाने में पॉसिबल नहीं है, तो उसका जो साइकिल है वो दिन में 4 खाने हैं, एक खाना रोटी का, एक खाना सब्जी का, एक में आपने एडजस्ट कर लिया, एक में आप फ्रूट्स ले लिए, एक में वेजिटेबल्स ले ली, वो कर सकते हैं। अच्छा, वीक में कर सकते हैं उसका रोटेशन, कि हमने एक दाल सोमवार की, एक दाल मंगलवार की, एक दाल उसको डाल दिया सीरीज, सुबह रोज दाल खा ली, शाम को रोज सब्जी ले ली, इस तरह से चलता है। बट आप मिक्स एंड मैच उसमें अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन जानी चारों चीजें मात्रा अच्छे से बराबर पूरी मात्रा में जानी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक पीने का क्रेज बहुत ज़्यादा है आजकल, गर्मियाँ हैं तो हम लोग अपने गेस्ट को मोस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक ही असिस्ट करते हैं कि वो कोल्ड ड्रिंक लें। कोल्ड ड्रिंक क्या नुकसान करती है बॉडी को? वो जो शुगर कंटेंट है उसका और जो कैफीन कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है। कोल्ड ड्रिंक पिए, पिलाएं, खूब पिलाएं, गन्ने का रस पिलाओ, पानी का रस पिलाओ, नींबू शिकंजी पिलाओ और छाछ पिलाएं, और उसमें शर्म नहीं रखें, पिलाने में भी और पीने में भी, वो हेल्दी भी है, वही रहेगा, वही ऑप्शन। वरना कोल्ड ड्रिंक्स तो आपको अगर डेटा सारे देखें, स्टडीज देखें, तो वो कहते हैं कि नहीं, हफ्ते में एक बार यदि आपने ड्रिंक लिया है, एक एवरेज साइज 100-150 ml जितना, वहां तक तो टॉलरेबल है। उससे अगर आप ऊपर ले रहे हैं तो आपको नुकसान होना निश्चित है।
अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि लोगों को आज चाय पीते देखना सड़क पर बहुत कैजुअल चीज़ हो गई है। एक नई टेंडेंसी निकली है कि चाय को प्लास्टिक की थैली में लेकर जाते हैं। प्लास्टिक और गर्म चाय कहीं ना कहीं जाके एक नुकसान पहुंचाती है। हालांकि मुझे नहीं पता क्या नुकसान, वो अब आप बताएंगे। तो वो हार्म कैसे करता है बॉडी को? जैसे कहा जाता है प्लास्टिक की थैली में चाय वाय नहीं देनी चाहिए, या जो हम घर में माइक्रोवेव ओवन करते हैं उसके लिए बेस्ट क्वालिटी के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। ये कहाँ नुकसान करते हैं? नहीं, जो शायद इसमें जितनी नॉलेज आपके पास जिन सोर्सेज से आई, मेरे पास भी उन्हीं सोर्सेज से आई है। लेकिन हाँ, वो प्लास्टिक हीट से रिएक्शन करके जो केमिकल्स बना रहा है वो कैंसरोजेनिक है, कार्सिनोजेनिक है। अगर ये स्टडीज भी इनिशियल स्टडीज हैं, कंफर्मेटरी स्टडीज की, या तो हम वेट करें, और या अगर इनिशियल स्टडीज के रिजल्ट हैं तो उसके हिसाब से अपना रास्ता बदल लें। समझदारी तो इसी में है कि यदि लगता है तो उस तरह से गर्म पानी, गर्म चीजों का प्लास्टिक के अंदर ध्यान रखें, उस तरह से यूज करें। अच्छा, अब 2 लाइन में आप जल्दी से बता दीजिए कि हमें हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए बैलेंस डाइट के अलावा, और क्या करके खुश रहना चाहिए। यानी जो आपने कहा था मेंटली स्ट्रेस से फ्रीड आउट रहो और सोशल रिलेशंस में खुश रहना चाहिए। दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हंसना जरूरी है। खुद के लिए आप भी कहाँ हंस सकते हैं या आपको चूज करना है और वहां जाके हंसना है। देखिए ना, अभी 1 घंटे के एपिसोड में हम कितनी बार हंस दिए। सर, आप स्टूडियो में आए और आपसे इतनी सारी बातें की, जेन्युइन बातें हमने ज्यादा की, जो कहीं ना कहीं बीमारियों को हमसे दूर रखने में बहुत फायदेमंद देगी। इसलिए थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में आए सर। धन्यवाद, थैंक यू। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर भूषण थे और उनसे बात की हमने कुछ ऐसी जेन्युइन डिजीज के बारे में जो हमारी लाइफ को बहुत इफेक्ट करती है। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, नए डॉक्टर के साथ मैं शिल्पा एक बार फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए दीजिए आप मुझे इजाजत। नमस्कार।